नमस्कार साथियों, आज फिर से प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा गुप्त वंश और वाकाटक वंश के मध्य में संबंध। ठीक है ना। जैसा कि कल वाली क्लास में ही मैंने आपको अनाउंस कर दिया था। हाँ, एक महत्वपूर्ण बदलाव इस सीरीज में, मतलब प्राचीन भारत के इतिहास या कहें या फिर बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस का कहें, तो एक महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब से जो ये सेशन होगा ये डेली आपको इवनिंग में 8 बजे मिलेगा। ठीक है ना। जो इवनिंग में 6 बजे मिल रहा था अब 8 बजे मिलेगा, क्योंकि अभी अभी क्लासेस का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है। बीए सेकेंड ईयर के क्लासेस को नाइट की जगह मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया गया है 11 बजे। उसी तरह से थर्ड ईयर की क्लासेस दोपहर में 3 बजे होगी और फर्स्ट ईयर की क्लास जो है इवनिंग में 8 बजे होगी। ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा आधे घंटा सेशन लेट चल रहा है, लेकिन कल से ये सेशन आपको इवनिंग में 8 बजे ही मिलेगा। बीए फर्स्ट ईयर में जितनी भी क्लासेस होंगी वो सब इवनिंग में 8 बजे होंगी। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन। एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि आप लोगों ने कभी पुराने पेपर कभी देखे हो तो आप लोग भली भांति समझते हो कि गुप्त और वाकाटक संबंधों पर अधिकतर जो है एग्जाम में प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। तो उस दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये। और इसके अलावा ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है, छोटा सा है, इसमें कंटेंट बहुत कम रहता है। किताब में भी जब आप पढ़ते हो ना तो 1 या 1.5 पेज में पूरे कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है। तो लेकिन और उसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह भी नहीं होते जिससे समझ आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जो है ना इस एक अलग ही कंटेंट के साथ में सेशन लेकर आया हूँ। ये टॉपिक को मैंने कुछ पॉइंटों के माध्यम से अरेंज किया है ताकि आप लोगों को याद रखने में बहुत आसानी होगी, साथ ही साथ में इसका महत्व यथासंभव बना रहेगा। ठीक है। चलिए बाकी की बातें अंदर करेंगे जब सेशन स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा क्रम से कि किस प्रकार से पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसके अलावा प्राचीन इतिहास के अलावा और भी सभी लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट जो है इस प्लेटफॉर्म पर तैयार करवा दिए गए हैं, कंप्लीट करवा दिए गए हैं, और कुछ सब्जेक्टों पर अभी क्लास होना बाकी है। लेकिन जो उस पर क्लासेस हो चुकी है रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दी गए आप लोगों के लिए, जिन्हें आप फ्री ऑफ कोर्स के रूप में देख सकते हो। चलिए इसके अलावा हाँ, प्रज्ञान हिंदी पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए है ना, आप प्रज्ञान हिंदी नया यूट्यूब चैनल है उसको विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी ऑलमोस्ट जो है लगभग सभी सब्जेक्ट, जितने भी जीएस वाले पोर्शन के सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। करंट अफेयर का सेशन मॉर्निंग में 6 बजे चल रहा है। अभी अभी उसके टाइमिंग जो है सेट नहीं हो पाया है, उसका थोड़ा और डिले करने का चल रहा है कि उसको 10 या 11 बजे के समथिंग कर दिया जाए उसे, या 10 एक्चुअल में 11 बजे तो अब सेकेंडरी क्लास होगी मॉर्निंग में, तो या तो 10 बजे या फिर 12 बजे का टाइम जो है करंट अफेयर का रखेंगे। तो जो भी होगा उसकी अपडेट आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है ना। और सब ये प्रज्ञान हिंदी पर ही होने वाला है वो भी। चलिए इसके अलावा ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस आपकी चल रही है, ये मैं आपको हर एक लेक्चर में बताता हूं आप लोगों को। ठीक है ना। हर लेक्चर में आप लोगों को ये बताता हूं। तो इस के अनुसार जो है, इसके अनुसार अगर बात की जाए तो यूनिट थर्ड का सेकंड टॉपिक आज होने जा रहा है गुप्त और वाकाटक संबंध। ठीक है। गुप्त और वाकाटक संबंध। कल वाली क्लास में हमने गुप्त साम्राज्य की गुप्त साम्राज्य जो है स्वर्ण काल क्यों कहलाता है इस पर चर्चा की थी। तो कुल मिलाकर गुप्त साम्राज्य की स्थापना या भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल, इस पर 3 लेक्चर हुए थे हमारे। और उम्मीद करता हूं आपने पूरे क्रम से जो है सीरीज देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर ये पूरी क्लासेस चलने वाली है। बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या पढ़ेंगे, तो कितने किस प्रकार से मैं पॉइंट आपके लिए मैनेज करके लाया हूं। तो आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा आप दिमाग में, क्योंकि इसको एक भूमिका तैयार कर लीजिए। देखिए आज बात करने वाले हैं गुप्त वंश और वाकाटक वंश के मध्य में संबंध की। दोस्तों जब मैं आपको गुप्त साम्राज्य पढ़ा रहा था तब मैंने वहां पर आपको कई बार रिपीट किया था कि गुप्त शासकों ने जो भी विशेष या योग्य गुप्त शासक रहे हैं, उन्होंने जब भी अपने साम्राज्य विस्तार पर फोकस किया तो उस साम्राज्य विस्तार की उनकी जो जो भी नीति थी, है ना, सैन्य अभियान वाली नीतियों के साथ साथ में एक नीति वो और चला रहे थे जिसे कहा गया था विवाह संबंध नीति। ठीक है। विवाहिक नीति का मतलब क्या हुआ कि विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इन्होंने जो भी इनके शक्तिशाली और बड़े साम्राज्य, इनके पड़ोसी साम्राज्य थे, उनके साथ में इन्होंने विवाह संबंध करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया था। जैसे गुप्त साम्राज्य अगर देखा जाए ना तो भारत का अब तक का सबसे विशाल साम्राज्य रहा है गुप्त साम्राज्य। इस मैप में आप लोग देखिए, मैप में आप लोग देखिए, इस मैप से आपको पूरी तरह क्लियर हो पाएगा, मैप्स के माध्यम से आपको पूरी तरह क्लियर हो पाएगा। मेरी पीछे आ रहा, मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं और फिर उसके बाद इसको आपको मैप, थोड़ा सा मैप दिखाता हूं मैं, क्योंकि यहीं से अगर आपकी भूमिका तैयार हो गई ना तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 मिनट के लिए मैं डिस्प्ले से हट रहा हूं।
ठीक है, अब देखिए ये मैप, देखिए आप इस मैप में जो ये, ठीक है, ये जो लाइन खींची हुई है पूरी, ठीक है, ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है ना आपको, लाइट ब्राउन का, जहां जहां तक ये पूरी बॉर्डर दिख रही है, ये पूरी बॉर्डर जो है ये गुप्त साम्राज्य की है। किसकी? गुप्त साम्राज्य की। इसके अलावा यहां पर जो लाइट ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये इतनी, ये साम्राज्य था बाकाटक साम्राज्य। भारत में ये बाकाटक साम्राज्य जो भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, ये पश्चिम है और ये दक्षिण क्षेत्र है, ठीक है ना, तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ये राजवंश था, काफी विशाल था ये भी और काफी शक्तिशाली था। तो गुप्तों ने गुप्त वंश और बाकाटक वंशों के मध्य में वैवाहिक संबंध स्पेशली रहे हैं, और इन वैवाहिक संबंधों का दोनों ने ही राजनीतिक रूप से प्रयोग किया है और अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। क्योंकि कहीं ना कहीं जहां गुप्त शासकों को बाकाटक राजवंशों का या बाकाटक साम्राज्यों का खतरा था, वहीं कहीं ना कहीं वाकाटक के साम्राज्यों को भी जो है गुप्त शासकों से खतरा था। तो दोनों ने इस खतरे को समाप्त करने के लिए आपस में मैत्री संबंध बना लिए। मैत्री संबंध विवाह के माध्यम से बना है। तो आज का जो पूरा टॉपिक है, जहां पर हम इस संबंधों की बात कर रहे हैं, गुप्त और बाकाटक संबंधों की, तो इन संबंधों में सबसे प्रमुख यही है कि इनके मध्य में जो वैवाहिक संबंध हुए हैं, उन वैवाहिक संबंधों पर ही हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और उसी के माध्यम से मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट क्रिएट करके लाया हूं इस पूरी स्टोरी के, जो आपके आंसर राइटिंग में जो है चार चांद लगा देगी। कैसे? सुनिए। चलिए, सबसे पहले तो वापस से प्रकट हो जाते हैं, नहीं तो आप लोगों का फोकस टूटेगा, क्योंकि आपको वीडियो लेक्चर देखने की आदत है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर गुप्त वंश का संक्षिप्त परिचय पर, क्योंकि हालांकि गुप्त वंश आप काफी 3-4 लेक्चरों से पढ़ते आ रहे हैं, तो गुप्त वंश के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। लेकिन आज के इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए गुप्त वंश का संक्षिप्त परिचय देखेंगे, उसके बाद में बाकाटक वंश का संक्षिप्त परिचय देखेंगे, है ना। दोनों को हम संक्षिप्त रूप से समझेंगे। इन दोनों को समझने के बाद में तीसरा पॉइंट जो है वो है इंपॉर्टेंट, क्या है? वैवाहिक संबंध और गठबंधन किस किस के मध्य में हुआ था। उसके बाद बात करेंगे कि इस वैवाहिक संबंध का, गठबंधन का, या इनके दोनों के मध्य संबंधों का राजनीतिक और सांस्कृतिक किस प्रकार का प्रभाव रहा है। बात समझ आई कि बाकाटक वंश पर गुप्त साम्राज्य की राजनीति और संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा, वहीं गुप्तों पर बाकाटकों की राजनीति और संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रभाव पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में बात करेंगे परिणाम और प्रभाव की, कि ऑल ओवर क्या परिणाम निकला और क्या प्रभाव पड़ा। इसके अलावा लास्ट में निष्कर्ष पर बात करेंगे। तो ये 6 पॉइंट मैं क्रिएट करके लाया हूं, है ना। तो इसके माध्यम से आपका इस पूरे क्वेश्चन का आंसर सटीक हो जाएगा। क्लियर है? कंटेंट एकदम बिल्कुल सटीक है, इससे ज्यादा कम करने का प्रयास मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये एक प्रश्न है टॉपिक से रिलेटेड, पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गुप्त और बाकाटक संबंधों पर, एक तरह से व्याख्या के रूप में कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले दरअसल दोस्तों, गुप्त और बाकाटक राजवंशों के बीच में राजनीतिक और वैवाहिक संबंध रहे हैं। कैसे राजनीतिक और वैवाहिक संबंध रहे हैं? तो इन्होंने जो संबंध बनाए हैं, वैवाहिक संबंध, दरअसल उन वैवाहिक संबंधों के पीछे का जो उद्देश्य था वो राजनीतिक कूटनीति ही थी। क्या थी? राजनीतिक कूटनीति। इस राजनीतिक कूटनीति के माध्यम से दोनों ही राजवंश अपने अपने साम्राज्य को स्थायित्व देना चाहते थे और दोनों के ऊपर मंडरा रहे एक दूसरे के खतरे को समाप्त करना चाहते थे, और चाहते थे कि ये जीवन भर, मतलब हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंधों में ही बने रहे। और ऐसी मैत्रीपूर्ण संबंधों में बने रहने के लिए आवश्यक है कोई इस प्रकार का कि गांठ साठ कर ली जाए जो कि इनके बीच में शत्रुता को ना पनपने दे, और वो विवाह से बेहतर और कोई अन्य रास्ता इनके पास नहीं था। इसीलिए कहा गया है कि दोनों राजवंशों के बीच में राजनीतिक संबंध तो थे ही, साथ साथ में वैवाहिक संबंधों ने विशेष भूमिका निभाई है। ये संबंध सिर्फ उनके समय की राजनीतिक स्थिरता के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विकास के लिए भी आवश्यक थे। तो इन संबंधों से राजनीतिक स्थिरता तो इनको प्राप्त हुई, साथ ही साथ में सांस्कृतिक और धार्मिक विकास भी हुआ। तो आइए इसके कुछ पहलू है जिन पर वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं गुप्त वंश का संक्षिप्त परिचय पर। दोस्तों, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैप में बताया था कि गुप्त साम्राज्यों का
पूरा शासनकाल साम्राज्य कहां से कहां तक था। तो दोस्तों इस जो मैप में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस मैप में जो ये ग्रीन कलर ब्लू कलर देख रहे हैं, लाइट ब्लू, इस पूरा ये सब गुप्त वंश था, गुप्त वंश था। हालांकि दक्षिण भारत में भी ये कुछ छोटे से भाग में कुछ इस तरह से, दक्षिण भारत में भी कुछ इस प्रकार से फैला हुआ था, इनसे प्रभावित क्षेत्र था, ठीक है। और इसके अलावा इस क्षेत्र में भी ये इधर आ चुके थे, ठीक है ना। तो गुप्त साम्राज्य कहें तो प्राचीन भारत में सबसे बड़ा कोई साम्राज्य था तो वो गुप्त साम्राज्य ही था। मैप के माध्यम से आप लोकेशन देख चुके हैं कहां पर ये अवस्थित था, गुप्त साम्राज्य कहां पर था। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य। दोस्तों एक्चुअल में कल या परसों वाली क्लासेस में आप गुप्त साम्राज्य के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी अब और चर्चा करेंगे। गुप्त वंश जो है 320 से 550 ईस्वी तक जो है ये गुप्तों का शासन रहा है भारत में। भारत का एक शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था ये, इसने भारत के अधिकांश भाग पर अधिकार किया, शासन किया, अधिकांश भाग पर, ठीक है। इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भी कहा जाने लगा था, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटित तो हुई या उन शासकों ने, गुप्त शासकों ने कुछ ऐसे कार्य किए जो जनता के या सुशासन की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिन्हें मैं कल की क्लास में पूरे विस्तार से लगभग आधे से पौने घंटे की क्लास में मैंने सिर्फ यही समझाने का प्रयास किया कि गुप्त काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल क्यों कहलाता है ना। तो यहां पर इतना विस्तार से बात करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। इसके जो अगर हम कुछ प्रमुख शासकों की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य की नाम से फेमस हुए थे बाद में। तो ये तीन शासक ऐसे थे जो सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा शक्तिशाली या योग्य शासक हुए हैं गुप्त साम्राज्य में, गुप्त वंश में। क्लियर है। तो ये छोटा सा परिचय आपने लिया। अब इसी प्रकार का एक छोटा सा परिचय जो है हम बाकाटक राजवंश का भी देख ले, उसके बाद कहानी को शुरू करेंगे। बाकाटक वंश का परिचय के अंतर्गत अगर बात करें तो ये जो राजवंश था ये 250 से 500 ईस्वी तक जो है बाकाटकों ने भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर शासन किया, भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर शासन किया। मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया भी था और एक बार फिर से मैं आप मैप खोल देता हूं। देखिए ये मैप रही है बाकाटक राजवंश, है ना, लाइट ग्रीन में जो दिख रहा है आपको बाकाटक राजवंश से। ये भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में इन्होंने शासन किया। इस वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इस वंश की स्थापना जो है, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पूछा गया है, विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति जो यहाँ के प्रथम शासक हुए उन्होंने ही बाकाटक राजवंश की स्थापना की थी। यह वंश सांस्कृतिक और धार्मिक उन्नति के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। जैसे कि गुप्त युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना गया, उसी प्रकार से बाकाटक वंश के समय में या बाकाटक काल में जो है सांस्कृतिक और धार्मिक उन्नति तीव्र गति से हुई थी। प्रसिद्ध शासकों की बात करें शासनकाल में तो पृथ्वी सेन प्रथम और रुद्रसेन द्वितीय, ये ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने बाकाटक राजवंश का साम्राज्य का विस्तार भी किया और अन्य राज्यों के साथ में विभिन्न प्रकार के संबंध बना करके या राजनीतिक कूटनीति के सहारे जो है अपने शासन व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया था। क्लियर है। तो साम्राज्य के विस्तार में और साम्राज्य के स्थायित्व में इन दो शासकों ने अहम भूमिका निभाई थी। चलिए, ये तो आपने देखा कि गुप्त साम्राज्य का, गुप्त वंश का संक्षिप्त परिचय आपने देख लिया है और वहीं बाकाटक वंश का भी संक्षिप्त परिचय आप देख चुके हैं। अब जरा बात करते हैं कि इनके बीच में जो मुख्य मुद्दा था, जिस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, वो रिलेशन किस किस के मध्य में हुआ था। दरअसल जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, भारतीय प्राचीन भारत की बात करते हैं, और जब बात आती है गुप्त और बाकाटक राजवंशों की, तो इनके मध्य में जिस प्रकार के वैवाहिक गठबंधन रहा है, वैवाहिक गठबंधन रहा है, वो हमारे प्राचीन इतिहास में बहुत अहम भूमिका निभाता है। दरअसल यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त सम्राट जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, जिनका नाम क्या था? प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त, किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य की पुत्री का नाम। तो विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बाकाटक राजा चंद्रसेन द्वितीय से किया, चंद्रसेन द्वितीय से किया। और इसी विवाह के साथ में इन दोनों ही एम्पायर के बीच में एक बेहतर या कहें कि अच्छे रिलेशन डेवलप हुए, है ना, स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप हो गए। यह विवाह एक राजनीतिक गठजोड़ था जिसने गुप्तों और बाकाटकों के बीच में मित्रता और सहयोग की भावना को मजबूत किया।
इस गठबंधन ने गुप्तों को दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने और वाकाटकों को उत्तर भारत से संपर्क बनाने में मदद की। वाकाटकों को सहयोग मिल चुका था गुप्ता एम्पायर में एंट्री करके, और वो अपने संपर्क या अपने प्रभाव को उत्तर भारत में बढ़ा सकते थे। और वहीं जब गुप्ता एम्पायर को वाकाटक एम्पायर में एंट्री करके और अन्य साम्राज्यों या कहें कि अन्य राज्यों पर प्रभाव बढ़ाने की आवश्यकता होती थी, तो उनको कोई रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ता था, है ना। तो इस प्रकार से इस वैवाहिक गठजोड़ से दोनों को ही फायदा हुआ, दोनों ही राजवंशों को फायदा हुआ। इसके अलावा बात करते हैं कि राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव की यदि बात करें कि राजनीतिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ा, तो दोस्तों कुछ चंद लाइनों में बात करते हैं। जैसे राजनीतिक स्थिरता की बात करें तो यह गठबंधन दोनों ही राज्यों के बीच में शांति और स्थिरता को लेकर के आया। बात समझ गया कि राजनीतिक स्थिरता के अंतर्गत ये जो गठबंधन हुआ, जो वैवाहिक गठबंधन हुआ है, इस विवाह के कारण दोनों ही राज्यों में शांति व्यवस्था की स्थापना हुई और स्थिरता आई। क्योंकि इस विवाह से पहले गुप्तों को डर था कि वाकाटक कहीं हमला न कर दे, वहीं वाकाटक साम्राज्य को भी खतरा था कि गुप्त एम्पायर जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, ये हम पर हमला न कर दे। तो कहीं ना कहीं ये स्थिरता नहीं थी, अस्थिरता व्याप्त थी उस समय में दोनों ही राज्यों में। लेकिन जैसे ही ये वैवाहिक गठबंधन हुआ, दोनों ही सुनिश्चित हो गए। इसके अलावा धार्मिक प्रसार की बात करें तो दोनों ही राजवंश हिंदू धर्म के संस्थापक संरक्षक थे। हिंदू राजवंश या हिंदू धर्म के संरक्षक थे दोनों ही वंश, चाहे वो गुप्त वंश हो चाहे वो वाकाटक वंश हो। तो इस प्रकार से इस काल में मंदिर निर्माण और कला का अथक जो है, इस काल में दोनों का ही विकास हुआ, मंदिर निर्माण और कला का विकास हुआ। ठीक है। वो कलात्मक उन्नति की बात करें तो जैसे अजंता की गुफाएं हैं जो वाकाटक काल में बनी थी। कब वाकाटक काल में बनी थी? ये गुप्त काल की कला शैली से प्रभावित थी, है ना। इसी प्रकार से शिक्षा और साहित्य, तो संस्कृत को बढ़ावा दिया गया था भाषा की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से भी। ठीक है। तो दोनों ही समय में, दोनों ही वंशों में संस्कृत भाषा को भाषा के दृष्टिकोण से और साहित्य के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोणों से इसको संरक्षण मिला था दोनों ही राज्यों से। इसके अलावा अन्य पॉइंट के रूप में परिणाम और प्रभाव की बात करें तो गुप्त और वाकाटक संबंधों ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह गठबंधन न केवल राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से लाभकारी था, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और कलात्मक क्षेत्रों में भी विकास को इससे बढ़ावा मिला, है ना। ये जो वैवाहिक गठबंधन इनके मध्य में हुआ था, इससे राजनीतिक स्थिरता तो आई, साथ ही साथ में दोनों को राजनीतिक फायदा तो हुआ, साथ ही साथ में जो है सांस्कृतिक, धार्मिक और कलात्मक क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा मिला है। तो एक दूसरे से दोनों प्रभावित हुए थे, है ना, एक दूसरे से दोनों प्रभावित हुए थे। क्लियर है। इसने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पुल का निर्माण किया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप का एकीकृत सांस्कृतिक परिदृश्य उभर कर सामने आया। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं लास्ट पॉइंट पर, निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि गुप्त और वाकाटक राजवंशों के संबंध भारत के प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को प्रस्तुत करते हैं। इन संबंधों ने भारत की राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक विकास और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। वैवाहिक गठबंधन और परस्पर सहयोग के माध्यम से इन राजवंशों ने एक समृद्ध और सुसंगठित समाज की नींव रखी, जिसकी विरासत आज भी देखी जा सकती है। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के, देखिए मैंने लास्ट में स्टार्टिंग में ही कहा था कि टॉपिक जो है बहुत छोटा है, सेशन भी बहुत छोटा होने वाला है। इसका महत्व जो है ना, महत्व समझिए, इन दोनों के मध्य में जो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जो राजनीतिक गठजोड़ हुआ है, जो राजनीतिक संबंध डेवलप हुए हैं, रिलेशन डेवलप हुए हैं ना, उन रिलेशन का ही ज्यादा महत्व है। क्योंकि इन्होंने एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं किए, और उसके पीछे कारण यही रहा है कि गुप्त साम्राज्य में चाहे किसी भी शासक को उठा लीजिए, वही वाकाटक साम्राज्य के भी चाहे किसी भी शासक को उठा लीजिए, दोनों ही तरफ के शासकों ने एक दूसरे के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों को रखने पर ही विश्वास जताया है। क्लियर है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आज का ये टॉपिक होता है कंप्लीट। कल वाले सेशन में हम जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, लेक्चर नंबर 34 में बात करेंगे गुप्त वाकाटक संबंध के बाद में। अच्छा, इसको एडिट नहीं किया गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सिलेबस में मैं चल के बता देता हूँ आपको कल जो सेशन होने वाला है। छोटा सा ये सेशन था, छोटा सा सेशन था।
ओके, चलिए। तो कल वाले सेशन में हम बात करेंगे। कल का सेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा मतलब ज्यादा लग आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा का हो सकता है। हूण आक्रमण और उसके प्रभाव पर कल चर्चा करेंगे। हूण आक्रमण और उसके प्रभाव, ठीक है ना। गुप्त और बाकाटक संबंध एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको कवर करना जरूरी था। और वैसे तो आप मुझे जानते हैं, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो चैप्टर बाय चैप्टर ही आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो कल वाला सेशन होगा हूण आक्रमण और उनके प्रभाव। उसके बाद में हर्षवर्धन उनका युग, और उसके बाद में यूनिट 4 पर मूव कर जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट रहता हो ना तो आप कमेंट कर सकते हो, एग्जैक्टली कमेंट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स की लिंक है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ना, कोई चार्जेस कुछ नहीं है यहाँ पर। सेशन यदि ठीक ठाक लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, हेल्पफुल हो रहा है सेशन आप लोगों के लिए, तो लाइक वगैरह कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाए। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच।